हेलो बच्चों, जय हिंद। अ, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे सभी लोग। स्वागत है आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ मस्ती में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में, कुछ जानकारी लिया। अध्याय फर्स्ट आज भी उसी का जो आगे का भाग है मैं लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ और कुछ उससे संबंधित सवालों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सवाल, आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम बताएंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं का एचसीएफ एक आता है वे संख्याएं सअभाज्य संख्या है। कोई भी ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ लेने पर, एचसीएफ निकालने पर, हमारा मसा निकालने पर एक उनका मसा आता है, वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर हम किसी संख्या को लेते हैं, 12 ले लें और 51 या 52 ले लें, दूसरी संख्या 51 ले लेते हैं। अगर इनका एचसीएफ निकाले और एचसीएफ एक है तो ये दोनों संख्याएं सअभाज्य कहलाएंगी। अगर एक से ज्यादा आता है तो यह सअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं, जांच करते हैं कि ये सअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 12 से 12 का हम गुणनखंड करेंगे या डायरेक्ट हम, ये परीक्षा में अगर पूछता भी है तो 1 नंबर का पूछेगा, तो ज्यादा हम लोगों को गुणनखंड करने में टाइम नहीं वेस्ट करना। भाग विधि से भी हम देख सकते हैं। तो भाग विधि से मसा आप अगर निकालना जानते हो तो ये होता है कि 12 जो छोटी संख्या उसमें हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं। 12 का नाम 12, 12 गुना 24, 12 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 पीछे 60, 60 अधिक हो जा रहा है, 12 चौको 48 हम लेंगे तो इसमें आपका जो शेष बचता है वो 3 बचता है और ये आपका हो जाता है 12। यहाँ हम तो 3 चौको होता है 12 और हम इसको देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, मतलब इसका जो मसा है वो 3 बचता है। मसे बचता है होता है 3। यानी कि अभी हमने क्या कहा, जिन संख्याओं का मसा 3 हो, मतलब 1 होता है, वही संख्याएं सअभाज्य होती हैं। यहाँ है 3 तो ये संख्याएं सअभाज्य नहीं है। चलिए कोई और संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे हम लोग के पास कोई भी संख्या हो, इसको ले लेते हैं 53। इससे देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पास होता है 53, तो 12 चौको 48, तो ये होगा 48 तो हम लिख लेंगे, घटाते हैं कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 5। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको 12 को, ये हो जाएगा आपका 5 गुना के 10 और 10 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2। 2 से 5 में हम भाग देंगे, यानी कि 2 गुना के 4, घटा देंगे हमारा क्या बचेगा 1। अब 1 से हम भाग देंगे किसमें, 2 से, 2 में, तो 2 1 दूनी 2, ये आपका कट। यानी कि ये आपका जो यहाँ बचता है लास्ट वाला अंतिम में, उसी को हम बोलते हैं मसा। हम देख रहे हैं मसा इसका 1 आ गया, मतलब 12 और 53 अगर साथ में कहीं आता है तो ये दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या, ये दोनों संख्याएं सअभाज्य कहलाएगी क्योंकि इनका मसा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इनका अभाज्य गुणनखंड से समझना हो कि ये सअभाज्य है कि नहीं, तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 2 गुना के 4, 4 के 12, और 53 को अगर हम लेते हैं तो 53 किसी के पहाड़े में नहीं आता,
53 अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 53 है। 12 में हम देख रहे हैं मसा, अगर आप लोग पढ़े होंगे पहले तो आपको जानकारी होगा कि अगर दो हमारी संख्याएं दोनों के गुणनखंड में कोई समान मिलता है, कोई कॉमन मिलता है, कोई घनिष्ठ मिलता है, वह मसा होता है। इसमें 2 है, नीचे कोई 2 नहीं है, 2 3 कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो फिर भाई कैसे मालूम होगा कि एक कैसे आया? क्योंकि किसी भी संख्या का एक जो गुणांक होता है, गुणज होता है, किसी भी संख्या का गुणज एक हम ले सकते हैं। तो हम दोनों संख्याओं का एक एक क्या कर लेंगे, गुणज ले लेंगे। हम देख रहे हैं मिला हमारा मसा आ गया, कितने हमारे पास, एक आ गया। तो एक हमारा जब मसा आ गया तो ये यानी कि दोनों संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो सभाज्य में इतना ही है, यानी कि जिन संख्याओं का हम मसा लेते हैं, अगर उनका अभाज्य गुणनखंड करने पर या फिर भाग विधि से हम मसा निकालते हैं तो उनका अगर मसा 1 आ जाता है तो वो संख्याएं आपकी होती हैं सभाज्य संख्या। चलिए हम चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ हम याद करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले एलसीएम और एलसीएम के मूल जो सूत्र होते हैं वह होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। या हम इनका एक और फार्मूला लिख सकते हैं, सेम इसी का ही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा जो सवाल को हल करने में दोनों फार्मूलाएं हमारे मूल रूप से आती हैं, एचसीएफ और एलसीएम की। ये दोनों सूत्र जो है कि हमारे प्रयोग में आती हैं। इनसे 4 सूत्र और बनाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, जितनी भी संख्या हो, अगर उनका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ को इधर रखेंगे, इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो इसके नीचे ये एलसीएम आ जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। यानी कि हमारा सूत्र पर प्राप्त होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम। या हम इसको लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू, इस फार्मूले पर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना हो, एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अब यहां पर हमारा क्या होगा, ये तो फार्मूला है, लेकिन संख्याओं का हम सीखेंगे आज एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन उससे पहले हम आपको सिखाएंगे अभाज्य गुण, क्योंकि बिना अभाज्य गुणनखंड का हम जो है कि एलसीएम और एचसीएफ नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं तो भाग विधि से, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो भाग विधि नहीं पूछता है, वह अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछता है। अगर एलसीएम एचसीएफ हो तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही परीक्षा में हमको ज्ञात करना होता है। तो चलिए हम लोग पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड समझ लेंगे और उसके बाद से हम एलसीएम और एचसीएफ के सवाल पढ़ेंगे।
क्वेश्चन कह देता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर आपको दे दिया फर्स्ट नंबर में 140, दूसरा दे दिया 156 और तीसरा दे दिया मान लीजिए 5005 दे दिया। कल इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या है। चलिए हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम इसका गुणनखंड कहीं ज्ञात करेंगे। गुणनखंड करेंगे कैसे? 140 अंत में कल हम अगले पिछले वीडियो में जब हम सम संख्याओं का वो पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह सम होता है। और वो संख्याएं सम होने का मतलब कि वो 2 से विभाज्य होती है। जो 2 से विभाज्य होती है वो सम होती है। सम है 2 से विभाज्य। तो इसको हम कर सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 0 बचा 0 ले लेंगे। 2 तिहाई 6, 0 फिर आया तो फिर सम है, फिर 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10 और ये देख रहा है 35, 3 और 5 और 7 से कटता है। पहले छोटी संख्या 5 से लेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 का नाम 7। ये हमारी संख्या जो है ये कहलाती है अभाज्य। इसको हम लिख सकते हैं पहले तो एक समझ कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ये 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो जो यहाँ पर जिन संख्याओं से काटेंगे, इसको विभाजित करेंगे, वो संख्या ही हमारी अभाज्य होनी चाहिए। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी हमने दी थी कि जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13 ये सब होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट जो है 140 है, हम देख रहे हैं कि भाई ये तो 4 से भी कट जाएगा तो 4 से को काट लेते हैं। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर 4 जो है अभाज्य नहीं होता, 4 अभाज्य नहीं है तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि ये सही नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पर उन्हीं संख्याओं को रखना है जो संख्याएं अभाज्य। आप 2 से काट सकते हैं, 3 से कटे तो 3 से काटिए, नहीं तो 5 से काटिए, 7 से काटिए। लेकिन आप 4 से नहीं काट सकते हैं, 6 से नहीं काट सकते हैं, 9 से नहीं काट सकते हैं। यानी कि जो भाज्य संख्या है उन संख्याओं से आप इन्हें कभी भी काट नहीं सकते, क्योंकि वहां पर वो अभाज्य नहीं रहेगा। और हमको चाहिए क्या? अभाज्य गुणनखंड। हमको यहाँ पर रखना है अभाज्य संख्या। यानी कि हमको 140 से काटना है, 140 को काटना है, विभाजित अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 एक 9, 7। अब हम इसको क्या करेंगे? इनको यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू, सबको गुणा के रूप में लिख लेंगे, सबको गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा, यही पर खत्म नहीं होता। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 2 इंटू 2 है। तो अगर आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे, बीजगणित, तो आपने वो देखा होगा a इंटू ये होता है तो हम इसको a स्क्वायर लिखेंगे। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में हम वो कर देते हैं। अगर 2 इंटू 2 है तो हम क्या कर लेंगे? 2 स्क्वायर और इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। हाँ, इसको कहीं हम रफ में जब एग्जाम में करेंगे, रफ वगैरह में कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम इसको
करना, ये बिना इसके किए हमारा ये नहीं प्राप्त होगा। अगर डायरेक्ट आप करते हो सकता है कहीं गुणनखंड करने में, यहाँ पे गुणा के रूप में दिखाने में आपको मिस्टेक हो, और वो सब जानकारी होते हुए भी आपकी जो है कि एक नंबर कट जाए, दो नंबर कट जाए। तो बेटर होगा कि हम इसको पहले कर लें और इसके गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड को हम यहाँ इस रूप में दिखा दें। दूसरा आपका है 156। दूसरा हमारा क्या है 156। तो चलिए हम 156 को देखते हैं। 156 जो हमारा है इसका हम गुणनखंड करें। इसके भी अंत में हम देख रहे हैं 6 है, तो सम संख्या है यानी कि 2 से विभाजित हो जाए। तो हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, ये होगा 2 7 14, 2 8 16। अब देख रहे हैं फिर अंत में 8 आया, फिर सम में फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18। अब 9 आ गए, 3 हो गए, ये दोनों देख रहे हैं 39 है, यानी कि 3 से कट सकता है, 3 यहाँ रखेंगे, 3 एक नौ 3, 3 3 एक 9, यानी कि 13। 13 अभाज्य संख्या होता है, ये किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा, यानी कि 13 यहाँ रखना पड़ेगा, 13 एक 9 13। अब हम इनको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ देख रहे हैं फिर ये 2 जो है इंटू में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। फिर हम यहाँ पर देखो ध्यान दिलाना चाहिए कि ये आपको लिखना जरूरी है, तभी आप इस रूप में लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए आप 156 को डायरेक्ट जो है कि 4 से देखा है कटने वाला है, 4 से काट दो, तो 4 के 12, 4 9 4 9 36, और ये हो जाएगा 3 एक 3, 3 3 9, 13 एक 13। आप इस वर्ग को कैसे दिखाएं, फिर 4 लिखकर 4 आप उतना नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें, इसको भी हमको ध्यान देना है। तीसरा हमारी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है 5500, सॉरी 5005। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको, पहले तो अभाज्य गुणनखंड इसका गुणनखंड करेंगे 5005, तो ये हो जाएगा क्या, देखो 5 5 अंक में है, तो इसको 5 से हम काटेंगे, क्योंकि 5 अभाज्य होता ही है अभाज्य संख्या। 5 एक 5 0 0, 5 एक 5। हम देख रहे हैं ये 3 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 3 3 9, एक बचा, 3 3 9, 11 हो जाएगा, 3 नहीं आए। ये 7 से कट सकता है, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो 7 फिर अभाज्य संख्या होता है, 7 ले लेंगे। 7 एक 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 तरीके 21। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 143, ये 11 से कर सकता है। 11 एक 11, 3 बचा, ये 3 33 हो जाएगा, 11 3 33। अब ये 13 हो जाएगा, 13 एक 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के लिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ, इसको मुझे और साइड पे लिखना चाहिए। देखिए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई यहाँ पर दो जोड़े के रूप में नहीं है, नहीं इसका किसी का ट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। अगर कोई संख्या आपकी किताब में देखी, सॉरी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम के समय, कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए या एलसीएम ज्ञात, एग्जाम में तो दोनों एक ही साथ रहता है। अगर कहते हैं इसी संख्या का कि 140 तथा 140 तथा 156 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए।
एचसीएफ तथा एलसीएम या। चलिए हम लोग देखते हैं, हम इसको अभाज्य गुणनखंड से ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 140, लिख करके 140 यहाँ लेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140 से। ये होगा 2 सत्ते 14, 0, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 60। अब दूसरा है, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6। दूसरा 156, 156 को हम लेंगे और इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये होगा 6 है, तो जाहिर सी बात हो 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 8 बचा, यानी कि फिर अभी भी सम है ये, तो 2 से ही कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब ये 3 से 3 एकम 3, 3 तरीके 9 और 13 एकम 13, यानी कि 156 जो हमारा है यह, इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसका हमको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को, सबसे पहले हम एचसीएफ, एचसीएफ कौन होता है? जो दोनों गुणनखंडों, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो। एचसीएफ थोड़ा सा ये जातिवाद करता है। क्या करता है? कहता है अगर दोनों में हमारी जाति के होंगे तभी हमारे अंदर है, तभी मैं उनको अपना पाऊं, अन्यथा अलग अलग होने पर तुम कौन और हम, तुम जाओ अपने रास्ते हम जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 2 दोनों समान है, तो यानी कि एचसीएफ के अंतर्गत आ गई। ये तो इससे मिल रहा है, तो ये भी एचसीएफ के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि ये दोनों और ये दोनों गुणनखंडों में, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनखंड में ये दोनों कॉमन मिल रहा है, वह हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये 5 इसमें कोई नहीं है, 3 ऊपर वाले में कोई नहीं है, 7 नीचे वाले में कोई नहीं है, 13 ऊपर वाले में कोई नहीं है। यानी कि ये सब संख्याएं हमारी एचसीएफ के अंतर्गत नहीं आएंगी, और इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 अर्थात हमारे पास 4 यानी कि 4। प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा है एलसीएम। इसमें एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ये सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। इसका ये नहीं है कि चलो भाई जो अपना है उसी को मिला है, नहीं, ये सबको साथ लेकर चलता है। जो मिले उसको भी और जो नहीं मिलता है उसको भी। तो अगर हम इन दोनों गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में देखें तो ये दोनों मिले हैं, तो ये तो होंगी ही होंगी, लेकिन 3 ऊपर वाले में कोई नहीं मिल रहा है, फिर भी ये कहेगा तुम भी मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि जितने ही ज्यादा मिलेंगे उतने ही मजबूती हमारी रहेगी। तो एलसीएम क्या करता है? जो मिलता है उसको भी लेता है, जो नहीं मिलता है अपने अंदर उसको भी लेता है। 3 नहीं मिला, 3 को ले लिया, 5 नहीं मिला, फिर भी कहेगा तू भी आ जा। 7 नहीं मिला, 7 को भी ले लेगा, 13 नहीं मिला है, 13 को भी ले लेगा। अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 गुना के 4, 12 25 60, 60 सत्ते 420, और 420 में हम 13 का लगा, 13 0 0, 13 गुना 26, 2 13 चौको 52 2 24, ये हो जाएगा 5460। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है आप समझ लीजिए। एचसीएफ जितने संख्या दिया है, 2 संख्या दिया है, तो इनके गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं वही संख्या है एचसीएफ। जबकि एलसीएफ क्या होता है? जो संख्या नहीं मिलता है वह भी, और जो मिलता है वो तो इसका है, जो मिला उसका तो ये है ही, लेकिन जो नहीं मिला उसको भी ये साथ लेकर चलता है, और सबको गुणा कर देने पर हमारा प्राप्त हो जाता है एलसीएम।
कई उदाहरण है इसके। अगर मान लीजिए आपके पास और भी कोई संख्या दे दिया, कह दे कि 555 और 1000 का एलसीएम और एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5555 का हम गुणनखंड करेंगे। 555 5 से कटेगा, 5 सेकंड, 5 5 सेकंड, 5 5 सेकंड। देखो, जब बड़ी संख्या होती है ना, थोड़ा बड़े अभाज्य संख्या से काट लिया जाता है। यहाँ रखते समय सजाकर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या का हम गुणनखंड, इस तरह से ये तो हो जाता है हमारा आसान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका कटने के लिए 3 से भी कट सकता है। यहाँ पर देखो, 3 3 के 9, 2 बचा 3 से 33। तो अगर मान लीजिए 3 से आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ 3 से नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आप 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 भी तो अभाज्य संख्या होती है, हम 5 से काट सकते हैं। हाँ, और अगर आपको ये दिमाग में है कि हाँ भाई ये 3 से कट जाता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ छोटी संख्या से, छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू कीजिए। 3 एक नम 3, 3 8 24, 3 25 15, फिर 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 7 35। 37 से किसी के पहाड़े नहीं आता, ये किसी के साथ ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है, यानी कि 37 से करना 37। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 37। अब हमारा 1000 है, तो 1000 का हम इसका गुणनफल कर लेंगे। 1000 का तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, 0 0, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 एक नम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। सॉरी, अब ये 0 तक तो सम था, इसके नीचे देखिए 5 आ गया, यानी कि ये आपका 2 से नहीं कटेगा। 5 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, थोड़ा सा 5 गुना के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक नम 5। तो जब हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो ये मत सोचिएगा सर अभी अभाज्य गुणनखंड में बताए हैं कि इसका क्यों कर देंगे, इसका क्यों कर देंगे, क्यों नहीं, क्योंकि वो तो अभाज्य गुणनखंड था तो उसमें हमने किया, इसमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम लिया। तो हम देख रहे हैं एचसीएफ, हम सबसे पहले एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ जो हमारा होगा 2 2 2, कुछ ऊपर वाले में कोई 2 नहीं है, ना तो नीचे वाले में कोई 3 है। हाँ, 1 5 जो है, इस 1 5 से हम क्या करा देंगे, इसका मेल करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5। 37 ये किसी से नहीं होता है, यानी कि हमारा एचसीएफ नहीं हो रहा। तो ये हमारा तो एचसीएफ हो गया क्या, 5, दोनों मिला है 5। अब ये मत सोचिए कि इससे तीनों को मिला दे, नहीं, एक है, एक से भी जोड़ा खड़ा देना है। अब दूसरे के लिए इसमें दूसरा होना जरूरी है। अब इसका एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम, चलिए इसका एलसीएम आप लोग ज्ञात करके बताइए, कमेंट कीजिएगा इसका एलसीएम क्या आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं कुछ सवाल के पास, जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1 2 नंबर की विकल्पी में भी आ सकता है और 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है। उसके क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, कुछ जो परीक्षा में पीछे पूछी गई है और हो सकता है संभवतः पूछी भी जा सकती। सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 100, सॉरी यहाँ पे 404 होना चाहिए, 404 का एलसीएम ज्ञान कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञान कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले जब हम हल करेंगे इसको, ये प्रश्न है आपका, हल करेंगे तो ये होगा 96, और 96 जो होगा हम देख रहे हैं सम संख्या, पहले हम इसका भाज्य गुणनखंड कर लें 96 का, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूना का 4, 2 चौको 8, 2 एक नम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एक नम 3।
तो 1 2 3 4 5 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 और 1 इंटू 3 कर देंगे। और दूसरा है 404। 404 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे। अब ऐसा नहीं करना आपने कि 4 4 है तो रुको हम 4 से काटते नहीं, क्योंकि 4 हमारा अभाज्य नहीं बनता है। तो इसलिए हमको अभाज्य संख्या यहाँ पर चाहिए। 2 दूना के 4 0 2 दूना के 4 2 एकनम 2 0 2 एकनम 2 101 ये अभाज्य होता है, इसलिए 101 को हम लिखेंगे यहाँ पर एक बार में काट लेंगे। यानी कि 404 इज इक्वल टू हमारा कितना प्राप्त होगा, ये होगा 2 इंटू 101। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें एचसीएफ। एचसीएफ हम देख रहे हैं, अभी हम बताएं जो दोनों में वनिष्ठ आया, जो दोनों में मिले, यह 2 इस 2 से मिल रहा है तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये 2 इस 2 से हमारा मिल रहा है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इंटू करके हम इसको लिख, बाकी 2 किसी से नहीं मिल रहा है, न 101 ऊपर। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब अगला जो हमारा है तो आ रहा है कि आपको फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, जो मिल रहा है वो तो होगा ही होगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी इसका होगा। यानी कि 2 इंटू ये दोनों के लिए तो हो जाएगा, लेकिन इन तीनों 2 का जो कि नीचे वाले से नहीं मिल रहा है, ये तीनों 2 इसके साथ आ जाएंगे और फिर 3 भी आएगा और फिर जो है कि 101 भी आएगा। देखें अब हमारा ये इसका गुणा जब करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना 16 दूना के 32 32 में 3 का गुणा करो, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना 16 दूना 32 32 में 3 का गुणा करो, 3 दूना के 6 3 3 9। अब हमारा इसमें गुणा होगा 101। 101 में हम 96 का गुणा कर लेते हैं, 6 एकनम 6 0 6 एकनम 6 9 एकनम 9 0 9 एकनम 6 9 6 9, ये आपका हो गया 96। ये आपका एलसीएम है। और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और जितने लोग अभी लाइक नहीं किए हैं उसको लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि जैसे ही हम अगले वीडियो डालें आप लोगों के चैनल पर, आपको लोगों के यूट्यूब पर शो करें, आपके मोबाइल पर शो करें, तो इसके लिए आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम अगला सवाल हल करेंगे जो है 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, यम का मान गया, मतलब इन दोनों पे एचसीएफ को इस रूप में लिखा गया है, तो आपको यम का मान ज्ञात करना है। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों का जो है कि फिर आपको एलसीएम भी ज्ञात। तो जो यह है हमारा एचसीएफ के बराबर, मतलब इसके 65 और 117 के एचसीएफ को ये लिख दिया गया है, मतलब यह जो आपका ये लिखा गया है, दिया गया इस रूप में जो लिखा गया है वह एचसीएफ ही है इन दोनों का। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे जो कि इसके बराबर है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 65 और 117। तो 65 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 एकम 5 5 15 13 होगा, और 117 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 तिरिके 9 3 9 27 3 एकम 3 3 तिरिके 9 13 एकम 13, यानी कि यह हो जाएगा 5 गुणे 13 और दूसरा होगा 3 गुणे 13। हम इसका एचसीएफ निकालेंगे
और ये हमारा प्राप्त होगा 13, क्योंकि 5 नहीं मिला है नीचे वाले के गुणनखंड से। 117 के गुणनखंड में 5 नहीं है और 65 के गुणनखंड में 3 नहीं है, कोई भी 3 नहीं है। 13 13 दोनों के हैं, 65 के गुणनखंड में भी है, 117 के गुणनखंड में भी है। तो हमारा 13 हो जाएगा एचसीएफ। मतलब क्या, जो ये 13 है 65 माइनस 117 के बराबर है। अर्थात हमारा तब हम क्या करेंगे, 65 माइनस 117 इज इक्वल टू एचसीएफ। यहाँ हम लिख सकते हैं एचसीएफ, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 65 या डायरेक्ट हम इसके जगह पर तय लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 65 माइनस 117 इज इक्वल टू, ये हमारा होगा, इसका एचसीएफ हमारे पास मिल गया है कितना, 13। हम यहाँ 13 हम 117 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 13 माइनस 117 पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 117। 65 इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 117 में 13 ऐड करेंगे तो 130 होगा, और सॉरी 65 होगा। और 65 में जब 65 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया हमने 130 हो गया, तो यम इक्वल टू 130 बटा 65। हम क्या करेंगे, 65 को पक्षांतर करेंगे, बीच में गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाता है, यानी कि यम इक्वल टू, भाग का मतलब बट्टा में हो जाएगा 130 बटा 65। 65 गुना का 130, यम इक्वल टू आ गया आपका 2। ये आपका एक आंसर है। अब उसके बाद से कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड का, सातवीं अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का एलसीएम। चल हम यहाँ पर कर लेंगे, हमने गुणनखंड कर दिया, फिर एक बार यहाँ कर सकते हैं हम, क्योंकि परीक्षा में अगर आएगा तो इतना बड़ा सवाल कम से कम 2 नंबर में तो देना ही चाहिए, अगर नहीं दिया तो 1 नंबर तो पक्का है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 65 का आ गया, हमने अभाज्य गुणनखंड किया 5 गुणे 13, और 117 का अभाज्य गुणनखंड किया 3 गुणे 3 गुणे 13। हमारा एलसीएम यहाँ ज्ञात करें, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, हम देख रहे हैं 3 3 ऊपर वाले से नहीं मिला, फिर भी हम 3 गुणे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो है कि 13 है तो 13 लिख लेंगे। एलसीएम हमारा क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, ये 3 तरीके, सॉरी 3 3 तो मिला, हमने 5 नहीं लिखा है। यहाँ पर एलसीएम हमारा होगा 3 गुणे 3, 3 3 मिला, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा 13 हो जाएगा, दोनों में आ रहा है कि 13 है। तो ये 3 3 के 9 9 25 45, 45 में हम गुणा कर लेंगे 13 का, 13 25 65 6 13 चौको 52, 52 6 52 6 हो जाएगा 98, तो ये हो जाएगा 585। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, ये आपका एलसीएम ये एचसीएफ रहा। ये सवाल ध्यान से देख लेना है, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे इसका। तो हमारा अगला सवाल है, दिया गया है कि एचसीएफ 255 867 बराबर 51। तो एलसीएम 255 867 का मान दिया, मतलब क्या कि जो 51 है वह इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का देखिए 255 255 867 867, तो 255 और 867 का एलसीएम, यानी कि एलसीएम 255 867 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि इन दोनों संख्याओं का हमारा एलसीएम। हमने अभी एक मूल सूत्र लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे एचसीएफ इंटू एलसीएम।
या एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारे सवाल में एचसीएफ दे दिया है, जो ये हल में है एचसीएफ दे दिया है हमारा 51। हम यहाँ पर रख लेंगे 51 और ये हो जाएगा गुणे एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 255 गुणे दूसरी संख्या क्या है 867। हम देखते हैं इंटू है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो 51 को हम अक्षांक कर सकते हैं। तो ये आपका गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब है बट्टा नहीं। बट्टा जो हर होता है उसको आप भाग हम लोग अंश में देते ही देते हैं, ये सभी आप जानते हो। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 255 गुणे 867 बटा 51। 51 से हमारा ये कट जाना चाहिए, या फिर ये भी कटेगा। 51 से अगर काटते हैं तो 51 बच्चे 51 बच्चे देख लेते हैं, 5 एक नंबर 5, 5 बच्चे 25, ये आया है 5 बार में कट रहा है, इसको 5 बार में काट लें। तो ये विभाजित हो गया 5 बार में, तो एलसीएम इक्वल टू हमारा प्राप्त होता है 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 3, 5 छक्के 30 3, 35 3, 5 40 3, 43। ये आपका हो जाएगा एलसीएम, यानी कि इसका आंसर हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, हमारा अगला सवाल है, यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है मसा वह 9 है। कह रहा है एलसीएम 306 257 का ज्ञान, मतलब इन दोनों संख्याओं का, इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ दिया गया है, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, लॉसन। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। एचसीएफ हम लिख लेंगे, एचसीएफ 306 657 बराबर 9, मतलब जहाँ सूत्र में एचसीएफ आएगा हम वहां मूल सूत्र हम अभी इसके पहले वाले सवाल में होता है, फिर इसमें भी लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम इसमें मान रखेंगे एचसीएफ दिया है 9, हम लिख देंगे क्या है यहाँ पर, एचसीएफ यहाँ पर है, हम यहाँ 9 लिख देंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, एलसीएम तो एलसीएम लिख लेंगे, पहली संख्या इसमें यह है, दूसरी संख्या यह है, यानी कि यही आपका यहाँ भी है। तो पहली संख्या हमारा लिखा जाएगा 306 और दूसरी संख्या लिखा जाएगा 657। हमको ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 306 गुणे 657 बटा ये हो जाएगा, यहाँ गुणा के इधर फिर हम पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में जाएगा, अपने चिन्ह के विपरीत हो जाता है, यानी कि गुणा है तो विपरीत इसका भाग अर्थात बटा हो जाएगा। 9 से हम इसको काटेंगे, 9 तिरिक 27, 3 बचा 9 चौको 36, यानी कि एलसीएम इक्वल टू 34 गुणे 657। 34 का गुणा हम 657 में यहाँ गुणा कर देते हैं, 34 का गुणा 657 में कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। फिर से गुणा देख लेंगे, 657 में हमको गुणा करना है 34 का, 4 सत्ते 28, ये 2 बचा 4 पचे 20 2 22, 4 छक्के 42, 42 और 2 42 2 44, 4 छक्के 24 2 26, 3 सत्ते 21,
तीन पचे 15, तीन सत्ते इक्कीस, तीन पचे 15 तो 17, तीन छक्के 18, एक 19। ये आपका होगा 8, 2 3, 7 6 13, 9 2 11, एक 12 और एक 2। अब ये हमारा हो जाएगा एलसीएम इसका 22 338, इसका आंसर।